आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। पंजाब से कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला सीट से हारे। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर। आपके अजीतपाल सिंह विजयी घोषित हुए हैं। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हार का सामना करना पड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर स्वराज एक्सप्रेस पर। अजीतपाल सिंह जीत गए हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला सीट से हार गए हैं। जिस तरह से जो एक अंतर दिख रहा था, उसमें साफ ये अंतर से कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए। इस वक्त की उत्तराखंड से भी एक बड़ी खबर आ रही है आपके अजीतपाल सिंह में बड़ा खुलासा, कांग्रेस ने खाता खोला है। इस वक्त उत्तराखंड से बड़ी खबर, लोहाघाट सीट पर कांग्रेस को मिली है जीत। लोहाघाट में खुशहाल सिंह अधिकारी ने जीत दर्ज कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा के पूरन सिंह को शिकस्त दी है। उत्तराखंड से बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में कांग्रेस ने खाता खोल लिया है। लोहाघाट सीट पर कांग्रेस को जीत मिल गई है। लगातार इस पूरे सत्ता के संग्राम पर खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ अमरजीत जी हैं, और वरिष्ठ पत्रकार के अग्नोत्री जी हैं, विकास मुंद्रा जी बीजेपी नेता, और रायपुर से नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से देखा जाए त्रिपाठी जी, अभी आपने भी जिक्र किया था कि मोदी लहर अभी भी बकाया है या फिर जारी है या चल रही है, लेकिन हाँ ये बात सही है, क्योंकि अगर सिर्फ योगी बाबा का जादू देखें तो सिर्फ यूपी नहीं, बाकी 3 राज्यों में भी ऐसा है कि बीजेपी बढ़त में चल रही। तो जाहिर सी बात है कि इसे सिर्फ योगी बाबा का जादू उत्तर प्रदेश में नहीं, यानी कि मोदी का ही जादू फिर से चला है। बिल्कुल निश्चित तौर पर दीपक, 4 राज्यों में जिस तरह से, पंजाब में तो देखो पहले से दिख रहा था, पंजाब में जो सबसे ज्यादा नुकसान किया, 2 पे सिमट के रह जा रही है, या 2 और बढ़ जाए 4 सीट पे, तो किसान बिल का बहुत बड़ा असर पड़ा है। आपने देखा होगा अकाली दल ने जब किसान बिल तीनों लेके आए थे, उसी दौरान उनकी जो बहू थी, वो मंत्री थी, वो उन्होंने तुरंत मंत्री पद से त्याग दे दिया, लेकिन उसका फायदा शिरोमणि अकाली दल को भी नहीं मिला तो आपको मिला। माने वहां की जनता ये चाह रही थी, जैसे शिरोमणि अकाली दल के समय कहते हैं पंजाब में पूरा जो युवा वर्ग है वो नशे में धुत हो गया था, उड़ता पंजाब जैसे फिल्में बनी, तो इस कारण वहां के लोगों ने उनको पसंद नहीं किया। जो सिद्धू और अमरिंदर के बीच में चला है वो कांग्रेस को ले डूबा। अमरिंदर सिंह को इनका बदलना सबसे बड़ा गलत फैसला था। उसके बाद फिर सिद्धू के कहने पे चन्नी बने, चन्नी के साथ भी उनका विवाद हुआ। तो अगर कहे कि कांग्रेस के पूरे हार का ठीकरा अगर सिद्धू पे फोड़ा जाए तो गलत नहीं होगा। अब रहा सवाल दूसरी तरफ की गोवा और मणिपुर, यहाँ इनकी सरकार थी बीजेपी की, तो पिछली बार ये कांग्रेस से दोनों जगह पीछे थे, उसके बाद भी इन्होंने फिर से एंटी इनकम्बेंसी, उनको काम नहीं आया विपक्षी दलों के लिए, वहां सरकार बन गई। तो मोदी का जादू ही है कहीं ना कहीं। वहां के लोगों ने हो सकता है धारा 370 से लेकर राम मंदिर जैसे मुद्दों का प्रभाव दूसरे राज्यों में ज्यादा पड़ गया हो। उत्तर प्रदेश में तो योगी मोदी दोनों का एक साथ जादू चला है। अमर सर, इस तरीके से ये देखें, सर बोला कि हालांकि बीजेपी पंजाब में अकेले दम पर तो कभी नहीं, हमेशा किसी न किसी के सपोर्ट से ही आई, लेकिन ऐसा इन कुछ 1-2 सालों में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी इस हाशिए पे तो खैर उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि यहां पर पहुंचेगी, हालांकि रुझान की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसका क्या है, ये सिर्फ नींव अभी रखी गई है या कुछ महीनों में रखी गई है, सिर्फ कृषि या फिर कुछ आपसी फूट की वजह से ऐसा कुछ हुआ है, या फिर इसके पीछे कुछ और ही कारण है? सिर्फ पंजाब की मैं अगर बात करूं तो देखिए, पंजाब में एक बात तो साफ है कि बीजेपी का जो पहले भी जो आंकड़ा था और आज भी जो आंकड़ा है, वहां पे किसान आंदोलन कितना ज्यादा असर किया है ये एकदम साफ दिख रहा है। उम्मीद की जा रही थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन काफी हद तक अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी इसको डाइल्यूट करने में कामयाब रह गए। लेकिन पंजाब की जो स्थिति है, मुझे लगता है कि लोगों के पास एक और ऑप्शन के तौर पे आप पार्टी बन के आई, और सही माने जिस तरह का लोगों का रुझान मिल रहा है, लोगों का सीटें दे रही है आप पार्टी को, तो उनकी ज्यादा लोकप्रियता वो अरविंद केजरीवाल या भगवंत मान पे उन्होंने ज्यादा भरोसा जताया है। और इसी का फायदा मैं तो देखता हूं कि 2 बड़ी पार्टी के बीच में आप पार्टी में इसको कैश करने में कामयाब रही है। और रही बात वहां पंजाब में बीजेपी का, और ये बीजेपी को पहले से ही समझ में आ गया था कि पंजाब में बहुत कुछ उनको हासिल नहीं होगा, क्योंकि जो वो आपको भी याद होगा दीपक, वो जो इंसिडेंट था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फ्लाईओवर पे गाड़ी रुक गई थी और उन्होंने जाते वक्त बोला था कि मैं यहाँ से जिंदा जा रहा हूँ, सीएम को बोल देना, तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ गई थी। और वहां पे जो माहौल बन गया था उतना बीजेपी के फेवर में नहीं जा रहा था। लोग जो
मौजूदा सरकार कांग्रेस से जो नाराज होकर अल्टरनेट देख रहे थे, वो आप पार्टी को ज्यादा देख रहे थे बनस्पत बीजेपी के। ठीक है, हमारे साथ नितिन भंसाली जी बीजेपी नेता हैं जो कि रायपुर से जुड़े हुए हैं। नितिन जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि बीजेपी को जो कामयाबी मिली उत्तर प्रदेश में, बाकी और राज्यों में कामयाबी के करीब करीब है। तो सबसे पहले इसका श्रेय अगर देना चाहेंगे आप तो किसको देंगे? बाबा को देंगे या मोदी जी को देंगे या बीजेपी की पूरी पार्टी की नीति रीति या प्रचार प्रसार, किस चीज को ऐसा है सबसे मुख्य वजह आप मानते हैं? आप सबसे पहले करेक्शन करिए। आप मुझे भाजपा नेता बोलकर आप मुझे बधाई दे रहे हैं। आप पहले करेक्शन करिए अपने न्यूज चैनल में। जी माफी चाहूंगा, कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ और कांग्रेस के प्रवक्ता। ठीक है, माफी चाहूंगा सर, गलत इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई, माफ कीजिएगा, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। लेकिन हाँ, अगर कांग्रेस से अगर पूछूं तो कांग्रेस के यूपी में हार की वजह, मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, अभी तत्काल जीत का लड्डू कोई खा ले या हार का ठिठरा कोई किसी पे फोड़ दे, ये मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। शहादत की डगर, संघर्ष का नारा कांग्रेस की है, यही विचारधारा। कांग्रेस इसी विचारधारा पर चलती है। सारे संसाधनों से, रणनीति से, प्रचार में कहीं पर भी हम पीछे नहीं रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता ने बूथ स्तर पर जो मेहनत की है, उन सारे कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं कि उनकी मेहनत जरूर थी, पर अब चूंकि परिणाम उसके अनुरूप नहीं है, तो अब इसमें कहाँ चूक हुई? बीजेपी जैसे कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग में, मुझे जो ऐसा लगता है, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में हम शायद बीजेपी से कुछ पीछे रहे। मार्केटिंग का जो उनका एक प्लान है वो काफी मुझे लगा कि स्ट्रांग है। हो सकता है उसमें कहीं हम मात खाए। बाकी कार्यकर्ताओं में कहीं पे भी हौसले की कमी नहीं होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर देखिए, 15 वर्ष हम छत्तीसगढ़ में, चूंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूं इसलिए मैं कहता हूं, 15 वर्ष यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा और 15 वर्षों तक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने निरंतर अपनी जंग जारी रखी। और आखिर वो दिन आया जब हमने 15 साल के बाद भाजपा को यहां से सत्ता से बेदखल किया। तो निश्चित तौर पर ये एक जंग है, ये एक लड़ाई है। जीत और हार होती है। आज हारे हैं, कल जीतेंगे। हम चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं, हिम्मत नहीं। हम फिर आगे पूरी मजबूती के साथ जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। और अभी चूंकि एक्चुअल मेन परिणाम अभी मुझे लगता है आना बाकी है, तो कोई भी चीजें बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से बोलना मेरे हिसाब से उचित है। लेकिन आपने जो बात कही नितिन जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जब आप हाशिए पे उत्तर प्रदेश में थे तो इस वक्त जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो एक्सपेरिमेंट का सही समय नहीं था? देखिए, एक्सपेरिमेंट वाली कोई बात नहीं थी। मैंने जैसा कि कहा कि पूरी प्लानिंग से, पूरी रणनीति से, पूरे प्रचारों के माध्यम से, हर तरीके से हम एक्टिव होकर हम चुनाव जीतने के लिए ही लड़ रहे थे। अब चूंकि नतीजे जो रुझान बता रहे हैं, आपके रुझान में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नहीं जीत रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें पार्टी हाईकमान जो है उस विषय में मीटिंग होगी, इस पे बैठकें होंगी, इस पे विश्लेषण होगा और बिल्कुल कमियों को सुधारते हुए हम बिल्कुल मैदान में डटे रहेंगे, डटे हैं और रहेंगे भी। और हमारा जो उद्देश्य है कि जनता को जनता के साथ न्याय हो और जो नई सरकारें बनने जा रही हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की बने, उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो जनता के हितों में बेहतर काम करेंगी और अपने मैनिफेस्टो को पूरा करेंगे। ठीक है, हालांकि रुझान है, लेकिन 263 और 3 में बहुत अंतर होता है, तो रुझान में भी कहीं ना कहीं पक्का ही है ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूपी से बीजेपी नेता है। केसी जैन जी, सबसे पहले तो आपको यूपी में जीत के करीब है आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन जिस तरीके से योगी बाबा का जादू या फिर मोदी लहर की फिर से कहीं ना कहीं झलक देखने को मिली, क्या कहेंगे? आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा, नीति बहुत अच्छी रही, लास्ट में जो आपने जो पैकेजेस जनता को दिए वो कहीं ना कहीं मील का पत्थर भी साबित हुए, ये एक बड़ी वजह मानते हैं आप? देखिए दीपक जी, यहाँ पे कई चीजों को एक साथ देखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी, और पूरे देश के नेता हैं, और ऐसे में उत्तर प्रदेश भी उसी में आता है। दूसरी बात यह है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से काम किया उत्तर प्रदेश में, और कोरोना को मैनेजमेंट को लेकर के विपक्ष ने तमाम सारे सवाल उठाए, लेकिन जहाँ पे उनकी सरकारें थी वहाँ बहुत अव्यवस्था देखी गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी के देहांत के बाद वो उनकी अंत्येष्टि में भी शामिल होने नहीं जा पाते हैं और कहते हैं मुझे उत्तर प्रदेश देखना है, पूरी जनता को हमको देखना है और मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है, मैं राज धर्म का पालन करते हुए जनता को हमको ध्यान में रखना है। और 3 बार स्वयं संक्रमित होने के बाद में भी
जो ही वो क्वारंटाइन से बाहर आते हैं वो लगातार जनता के बीच में बने रहते हैं और अपनी देख रेख में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में मैनेजमेंट करते हैं, ये भी एक बड़ा मामला रहा। लेकिन विपक्ष ने इस पे भी घेरने का प्रयास किया। साथ ही साथ दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जब इनकाउंटर हुए और अपराधियों पे कार्रवाइयां हुई तो विपक्ष ने घेरने का प्रयास किया कि फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, हम आएंगे तो जांच कराएंगे। तो हमें लगता है विपक्ष ने जो मुद्दे बनाए और उसमें जिन्ना का जिन्न भी आ गया, और जब भगवान राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के जब विपक्ष ने घेरने का प्रयास किया कि ये तो राम के नाम पर जो है वोट मांग रहे हैं, तो उसमें भी जनता ने भी स्वयं अपनी तरफ से सवाल किया, तो क्या राम भक्तों पे गोलियां चलवाने वालों के ऊपर क्या हम उनको वोट देंगे क्या? तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट, योगी आदित्यनाथ जी का काम और केंद्र का सहयोग, उत्तर प्रदेश को माननीय मोदी जी का उत्तर प्रदेश को सहयोग जो मिला, उन सब चीजों का जो प्रभाव रहा वो जनता के बीच में देखने को मिला। और सबसे बड़ा जो काम हुआ है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। बच्चियां जो है हमारे प्रदेश की, वो बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। आप लोग तमाम सारी जगहों पे जब वोटिंग पड़ रही थी तब भी हम सब चैनलों को देख रहे थे, आप लोग जब जा रहे थे पूछ रहे थे तो लोग कह रहे थे सुरक्षा के नाम पे हम वोट कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के विकास के लिए का जो है वोट कर रहे हैं। तो ये तस्वीर तो एक तरीके से पहले ही साफ हो गई थी, लेकिन विपक्ष अब भी मानने को तैयार नहीं है। लगभग 300 के आसपास भारतीय जनता पार्टी की सीटें पहुंच रही हैं और 265 के आसपास का आंकड़ा अब तक जो छू रहा है। लगातार बढ़त में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो प्रत्याशी वो जीत करके आ रहे हैं। तो सरकार तो बना रही है, लेकिन सरकार हम एक बड़े बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। तो ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया उस पर जनता ने मोहर लगाई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए केसी जैन जी। बौंदरिया जी, जिस तरह से जिक्र करें योगी जी का स्पेशली, तो योगी जी ने जो काम किया या कुछ भी, जैसे सर ने भी बोला है, अमर सर ने भी बोला है, इनकम्बेंसी बहुत ही वो भी काम नहीं आई। और चाहे वो हाल ही में लखीमपुर का मुद्दा ले लीजिए, किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा ले लीजिए, कहीं पे कोई काम नहीं आया। बीजेपी जिस बढ़त के साथ पहले थी उसी बढ़त लगा ही नहीं कि बीच में कुछ हुआ था, जैसे पहले वाला ही वही सेम अभी दोहराया गया सिनेरियो। तो इसे क्या माना जाए कि वाकई जो एक धार्मिक मुद्दा जो लास्ट में चला, आतंकवाद का मुद्दा चला, ये भी कुछ ना कुछ एक साइलेंट वोटर भी कहीं ना कहीं खेल कर गया, क्योंकि इतना बड़ा अंतर तो नहीं सोचा था पर इतना बड़ा अंतर नहीं सोचा था जो अभी फिलहाल रुझान में दिख रहा है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी होना ये एक अलग बात होती है और एंटी इनकम्बेंसी की प्रतिपक्ष के द्वारा भ्रमित करने हेतु जानबूझ के हवा चलाना ये दूसरी बात होती है। अगर वो हवा होती है तो हवा का गुब्बारा जैसा आपने देखा इस बार फूटा है वैसा ही फूटता रहेगा। देखिए, कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो चुनाव क्षेत्र में सर्वेस के लिए जाते हैं, जो लोगों से चर्चा करते हैं, वो कुछ की पर्सन्स के अलग बातें सुनते थे, आम जनता की बातें वो अलग ग्रास्प करते थे। देखिए, शासन पूरा व्यापक होता है। व्यापक तौर पे सरकार ने क्या काम किया, क्या लोगों को सहायता पहुंचाई, लोग इसे देख के वोट देते हैं। कुछ एक घटनाओं को हवा दे दी जाए, उनको बहुत ज्यादा मीडिया में हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रतिपक्ष उठा दे, उसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यक्ति आखिरकार वोट देने जाता है, वो उसने स्वयं क्या महसूस किया 5 साल में, स्वयं क्या पाया 5 साल में सरकार के माध्यम से, उसको देख के वोट देता है। और मुझे लगता है कि यूपी में अगर सरकार दोबारा आ रही है, जो कि एक मिथ टूटा है कि वहां सरकारें रिपीट नहीं करती हैं, ये इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। यूपी में स्पष्ट है, आप देखिए, मैं सरकार का बेसिक काम क्या होता है। सरकार का बेसिक काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। दूसरा बेसिक काम है कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं देना। तो प्रशासन और राशन की जो योगी सरकार ने व्यवस्था करी और भारतीय जनता पार्टी की साफ नियत को लोगों ने जो आका है, ये उसी का परिणाम है कि आज लगभग प्रमुख प्रतिद्वंदी सपा से हम दुगने से भी ज्यादा सीटें वहां पे प्राप्त कर रहे हैं। मतलब अब आप इसे मिथ नहीं मान सकते हैं। बिल्कुल। भंसाली जी के पास, अग्रवती जी मैं आपके पास आऊँ, उससे पहले भंसाली जी के पास समय कम है थोड़ा सा। भंसाली जी, अगर मान लीजिए अब अभी मैं रुझान बोलूंगा तो सही रहेगा, अगर आप मैं कुछ और बोलूंगा तो आप कुछ और कहेंगे। रुझान की बात कर लेता हूँ। अगर इसमें भी अगर जोड़ रहा हूं मैं, अगर हार जाती है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तो ईवीएम की तो आफत है फिर।
या स्वीकार कर लेंगे कि हाँ देखिए अभी कमी आफत रही? किसकी है और क्या है, मैंने जैसा कि कहा, प्रचार से नेताओं के मतलब लगातार सारे प्रदेश के मतलब नेताओं का वहां पर मेहनत, वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं की मेहनत, मैं बता दूं 18,000 कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में हमारे इस लड़ाई में झेल भी गए। एक एक कार्यकर्ता ने मजबूती से और ईमानदारी से मेहनत की है। एक चूंकि परीक्षा थी, कांग्रेस हारने वालों में से नहीं है। देखिए आजादी की लड़ाई में भी कांग्रेस शामिल थी और आजादी इस देश को दिलाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लड़ाई थोड़ी सी लंबी जरूर है। मैंने जैसा कि कहा कि यदि ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं और यदि हम हारते हैं तो हम हारेंगे, चुनाव हारेंगे, हिम्मत नहीं। कांग्रेस का कार्यकर्ता आगे भी इस जंग में शामिल रहेगा और जो नई सरकारें बनेगी, मैं फिर से कहूंगा कि मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि जो उनका मैनिफेस्टो था या जो उन्होंने वादे किए हैं, उन वादों को वो पूरा करें और हमारी तरफ से जो सरकारें बन रही है उन्हें शुभकामनाएं। जहां पर थोड़ी भी चूक हुई, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर मिस हुआ, जहां पर बहनों पर, माताओं पर अत्याचार हुआ, जहां पर कानून राज की धज्जियां उड़ी, जहां पर गुंडा राज रहा, वहां पर कांग्रेस उसके खिलाफ मुस्तैदी से और मजबूती से खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर चर्चा में शामिल होने के लिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी ने बढ़त बना ली है। आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2287 वोटों से पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी से सीएम पुष्कर सिंह धामी पीछे है। उत्तराखंड से यह खतीमा सीट से बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी 2287 वोटों से पीछे। लगातार अभी बीच में भी वो करीब 9000 वोटों से पीछे चल रहे थे, लेकिन कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी 2287 वोटों से पीछे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। लगातार हमारे पैनल हमारे साथ बना हुआ है। अग्निहोत्री जी, कुछ दो सवाल बड़े अहम है कि कांग्रेस ने वाकई, ये बात सही है कि कांग्रेस ने काम किया। कांग्रेस ने चाहे वो लखीमपुर वाला मुद्दा हो, उसमें भी उठकर आई। प्रियंका गांधी बार बार सक्रिय रही, अखिलेश यादव से तो ज्यादा सक्रिय रही और उन्होंने कई रैलियां भी की, कई मायनों में उन्होंने काम किया। वहां पर सपा 6 महीने से पहले ही एक्टिव हुई, उससे पहले वो रथ यात्रा वगैरह उनका कुछ भी था भी नहीं, सिर्फ ट्विटर पे ही अखिलेश यादव वो ट्वीट करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी हालत बहुत ज्यादा कांग्रेस की उधर खराब है। और दूसरा सवाल ये भी है, अखिलेश यादव का एक इंटरव्यू था, किसी निजी चैनल को दिया गया, उससे जब सवाल पूछा गया कि अगर योगी आदित्यनाथ जीतते हैं तो उनका साफ बड़ा, हालांकि उन्होंने हंसी मजाक में कहा, तो फिर वो भावी प्रधानमंत्री हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस बार जो इन 5 राज्यों में जो चुनाव थे, उसमें से 4 में इस समय बीजेपी लीड करती दिखाई दे रही है। इस बार के चुनाव में एक नया ट्रेंड जो देखने में आया कि लोगों ने जो जातिगत चुनावी राजनीति का जो एक स्थायी भाव था कि जातियों में लोग बटे हुए हैं, मजहब में लोग बटे हुए हैं, धर्म में लोग बटे हुए हैं, इस तरह की राजनीति अब आगे चलने वाली नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि अब डिलीवरी की राजनीति शुरू हो गई। आप कितना डिलीवर करते हैं जनता को, आपने कितना उन तक अपनी योजनाओं को पहुंचाया है, अपने कार्यक्रमों को पहुंचाया है, ये एक पूरा ट्रेंड चेंज होने वाला है मुझे लगता है। और सबसे बड़ी बात कि उसमें लोगों ने ये माना कि यदि उनको लाभ मिलता है, एक नया वर्ग खड़ा हो गया। अभी तक लोग बोलते थे कि लोग जातियों में बटे हुए हैं, इस जाति का यदि कैंडिडेट है तो उसका सारे गणित लगाते थे, लेकिन एक नया वर्ग खड़ा हो गया, एक नया क्लास खड़ा हो गया, वो है लाभार्थी वर्ग का। तो जो लाभार्थी वर्ग है उसका एक नया क्लास खड़ा करना एक चुनावी राजनीति में एक बहुत बड़ा मोड़ है। और आगे भी राज्यों में या केंद्र में भी जो सरकारें रहेंगी या जो सरकार जीत के, जो पार्टियां जीत के आएंगी, वो मुझे लग रहा है एक डिलीवर करने की एक जो राजनीति है वो एक ज़्यादा हावी होने वाली है आगे चल करके। तो जी कहीं ना कहीं केके जी ये भी है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के न उतने कार्यकर्ता हैं, जैसा आप लाभार्थी वाली चीज बोल रहे हैं कि जो जनता है वो लाभ सीधे देखने लगी है। लाभार्थी जो उन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो कॉन्फिडेंस भी अगर उनको किसी पार्टी में नहीं दिखता है तो वो वहाँ अपना वोट कहें कि जाया करने की भी नहीं जहमत उठाते हैं। लेकिन एक समय जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे सालों साल उस स्टेट में जो है सरकारें बनाती आई, और अब ये स्थिति हो गई कि उनके 3 या 4 या 5 बढ़त जो इस समय दिख रही है सीटों की, तो ये एक बड़ा उनको सोचने और मनन करने की जरूरत शायद कांग्रेस पार्टी को पड़ रही होगी कि इन पूरे 5 राज्यों में उसकी क्या स्थिति बन गई है। पंजाब में तो जिस तरह आपने बात करी
कि जिस तरह का खेल कांग्रेस आला कमान ने वहाँ मुख्यमंत्री को लेकर के खेला और फिर नवजोत सिंह सिद्धू के कंधे पे बंदूक रख करके जिस तरह की राजनीति वहाँ पर की, उसका असर इस समय कांग्रेस को देखने मिल रहा है इस चुनाव में। तो एक तरह का वो असर सारे ही राज्यों में देखने को मिल रहा है और उसका खामियाजा भुगत अभी थोड़ी देर पहले हम लोग अपनी स्क्रीन पे भी दिखा रहे थे। त्रिपाठी सर, जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे हैं 2200 वोट से, मुझे लगता है कि वहाँ का जो मिथ था कि अगर मुख्यमंत्री जरूर हारता है, वो लग रहा है, क्योंकि जब 45 सीट लगभग अभी तक जो रुझान आ रहे हैं, 45 सीटें लगभग बीजेपी निकाल रही है और एकदम क्लीन सरकार वहां पे बन रही है, उसके बावजूद भी सीएम पीछे चल रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? बीच में थोड़ा सा बोलने के लिए, लेकिन तीनों कैंडिडेट मुख्यमंत्री पद के वो पीछे चल रहे हैं। हरीश रावत भी चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कैप्टन साहब भी पीछे चल रहे हैं और धामी साहब भी पीछे चल रहे हैं। ये उत्तराखंड में ही ऐसा होता है। जब सरकार बीजेपी की बन रही थी तो खंडूरी चुनाव हार गए जो प्रत्याशी थे, निशंक सीएम कैंडिडेट थे, चुनाव हार गए। तो वही उत्तराखंड अपना जो इतिहास है उसको रिपीट कर रहा है, तीनों प्रत्याशी हार रहे हैं। और जैसा कि इसके पहले अमर जी आपने बोला था कि अगर बीजेपी की सरकार फिर से बन जाती है तो धामी एक राष्ट्रीय लीडर के रूप में उभर कर आ जाएंगे। अब क्या होगा? सरकार तो बना दी और चुनाव हार जाते हैं तो फिर क्या होगा? अब मुझे लगता है वही होगा जैसे एक साल में 3 बार मुख्यमंत्री बदले थे, वैसे जीत के बाद फिर नए मुख्यमंत्री की तलाश शुरू होगी। वैसे एक बात बता दूं, वहाँ पे मैं जब गया था, वहाँ पे लोगों से बात की थी तो एक अच्छी जगह उन्होंने बना ली थी, जितने कम समय में लोग उनको पसंद करने लगे थे। और जिस तरह से जो और बड़े सरल पुष्कर सिंह धामी का एक इमेज बन गई थी उनको, वहाँ के आम लोगों का यही कहना था कि काफी यंग एनर्जेटिक है और लोग उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए थे। तो मुझे लगता है कि अब देखिए, ये तो बीजेपी का डिसीजन होगा कि वो किसको आगे मुख्यमंत्री चल रहे हैं कि वो हार रहे हैं, लेकिन अभी रिजल्ट आने में देर। हाँ, क्योंकि 9000 से पीछे थे, 9000 से घट के 2000 तक आए हैं। बिल्कुल हो सकता है। होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुछ एडवर्स बूथ्स पहले काउंट होते हैं, बाद में फेवरेबल बूथ की अलग अलग पट्टियां होती है अलग अलग नेताओं की, तो हो सकता है पहाड़ी क्षेत्रों में होना बहुत। हाँ। अगर हार जाते हैं तो विकास जी को निश्चित तौर पे चौथा मुख्यमंत्री चुनना पड़ेगा। चलिए, इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन हाँ, इस तरह सत्ता का संग्राम का हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, हर अपडेट आपको बता रहे हैं, हर एक बूथ की जानकारी दे रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली हम आपको देते रहेंगे। सत्ता का संग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चलता हूँ के हाथ से।